नमस्कार, मैं हूं विशेष शुक्ला। दैनिक जागरण आईएनएस के खास वेबिनार क्रैकिंग द करियर कोड में आपका स्वागत है। इस वेबिनार का मकसद युवाओं को फ्यूचर के करियर के बारे में बताना है, बदलते समय के साथ नई नई जॉब्स की संभावनाओं के बारे में अवेयर करना है। वैसे अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ऑनलाइन कल्चर जिस तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा बना है और जिस तरह से हमारे स्टडी जॉब्स में ऑनलाइन का स्कोप बढ़ा है, ज्यादातर लोगों को लगने लगा है कि आने वाला समय कंप्यूटर साइंस का है। स्टूडेंट्स भी शायद अपना फ्यूचर कंप्यूटर साइंस में ही ज्यादा देख रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही एकमात्र ऑप्शन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में उन तमाम बेटर ऑप्शंस और संभावनाओं को नजरअंदाज ही कर दें जो कि हमें बेटर फ्यूचर दे सकती हैं। हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक भी यही है, इज कंप्यूटर साइंस द ओनली ऑप्शन? आपको इसी सवाल का जवाब देने, फ्यूचर की जॉब और करियर की नई राह दिखाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं देश के जाने माने एक्सपर्ट। पहले मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं माहेश्वर चैतन्य जी। आप अमृता विद्यापीठम में चेयरमैन एडमिशन है। इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक में आपका एक रिच एक्सपीरियंस है। आपके गाइडेंस में न सिर्फ हजारों इंजीनियर तैयार हुए, बल्कि फ्यूचर की इंजीनियर के लिए भी आपका रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेलकम सर। थैंक यू। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं पूजा आहूजा जी। आप सीनियर काउंसलर हैं आईसीएस लखनऊ में। आपकी काउंसलिंग और एडवाइस निश्चित ही स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित होती है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं सारिका श्रीवास्तव जी। आप जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं अशोका इंस्टीट्यूट वाराणसी में। एकेडमिक में आपका रिच एक्सपीरियंस है और इंजीनियरिंग में भी आप स्टूडेंट्स को लगातार गाइड करती हैं। मैम, आप इस वेबिनार में शामिल हुई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वेबिनार शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूंगा कि ये वेबिनार आपके लिए बेहद खास होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर यंगस्टर हैं तो आपके करियर को चुनने के लिए, आपके स्टडी के लिए ये हेल्पफुल होगा। और अगर आप पेरेंट हैं तो यह आपके बच्चे के भविष्य के लिए आपको सही जानकारी देगा। इसलिए शामिल रहिए इस वेबिनार में और क्लियर करिए अपने सारे डाउट्स। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें भेजिए, हमारे एक्सपर्ट आपके हर सवाल का जवाब देंगे। हम वेबिनार की शुरुआत करते हैं पूजा जी के साथ। पूजा जी, पहला सवाल आपसे ही कि जब फ्यूचर की जॉब की बात होती है तो कहा जाता है कि दुनिया ऑनलाइन हो रही है और सबसे पहले दिमाग में आता है कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस। तो क्या ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या फिर जहां और भी है आगे? बिल्कुल विशेष जी, जहान बहुत भी है आगे। हम बच्चों को आईसीएस में यही राय देते हैं कि बेटा जब भी करियर का चुनाव करो तो फ्यूचर ट्रेंड्स को जरूर देखो, लेकिन अपने आप को भी जानो। आईसीएस में हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, नो योरसेल्फ, स्वयं की जानकारी, इन्फॉर्म योरसेल्फ, अपने आप को सूचित रखें और फिर प्लान करें। तो हम बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि देखो, जैसे सब कहते हैं कि इस समय एआई करो या कंप्यूटर साइंस करो या इंजीनियरिंग करो तो तुम्हारी फ्यूचर में डिमांड रहेगी। हम आईसीएस में बच्चे को कहते हैं कि बेटा अपने आप को जानो। क्या पता कि तुम्हें लोगों को मशवरा देना पसंद हो या लोगों की राय देना पसंद हो या मैथ्स में काम करना पसंद हो। तो जहां कंप्यूटर साइंस के बियॉन्ड भी है, इंपॉर्टेंस ये रखता है कि आप खुद को जानो, आपको क्या इंटरेस्ट है। और पोस्ट पैंडेमिक हम सब ने देखा है कि लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। हर करियर फील्ड डिजिटल हो चुका हुआ है। जैसे हम सब ने नहीं सोचा था कि टीचिंग लाइन डिजिटल चली जाएगी, होटल मैनेजमेंट की जगह क्लाउड किचन आ जाएंगे, हर मीडिया लाइन ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ। तो हम बच्चों को यही समझाते हैं कि बेटा ट्रांसफॉर्मेशन हर फील्ड में आया है, हर फील्ड को समझो और अपने आप को उसी तरह से रीस्किल करो। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस बच्चों के लिए है। जरूरी है खुद को जानो और उसके बाद करियर का चुनाव करो। ट्रेंड देखो मार्केट में क्या है, लेकिन आपको ये जरूरी है समझना कि आप अपने आप को अगले 4 साल के बाद अब जब जॉब करने जाओगे तब क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो रीड करना बहुत जरूरी है, लेटेस्ट ट्रेंड्स को जानना बहुत जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप मार्केट को जाने कि इनमें लेटेस्ट क्या चल रहा है। पर लेकिन अपने आप को जरूर जाने कि मैं किस चीज के काबिल हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ या क्या अच्छा कर सकता हूँ। और उसके बाद डिसाइड करें कि हाँ, अगर मैं इस फील्ड में आगे बढ़ता हूँ तो ये ऑप्शंस मेरे पास आते हैं और ये स्किल्स है जो मुझे आगे फ्यूचर में मार्केट के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है, टेक्नोलॉजी है, तो अपने आप को उसी हिसाब से इम्प्रूव करें।
हाँ, मैं हर बच्चे को जरूर ये कहना चाहूंगी कि बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को टेक्नोलॉजिकली साउंड जरूर करें, क्योंकि आजकल मच डिमांडेड नीड है। थैंक यू पूजा जी, आपने जिस तरह इसको समझाया, मैं इसी में थोड़ा और बढ़ाना चाहूंगा कि हाँ। जो आपको लगता है कुछ अच्छे ऑप्शंस, उनके बारे में थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब कर दें कि बिल्कुल। क्या क्या फ्यूचर किसका बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे मेडिकल साइंस का फ्यूचर आप देख रहे हैं कि हम कोविड ने हमें ये सब सिखाया कि मेडिकल साइंस में बहुत है। अब कोविड के साथ आपने एक चीज और देखी होगी कि बहुत सारा मानसिक तनाव था लोगों के बीच, तो साइकोलॉजी की बहुत डिमांड आई, सोशल वर्क वालों की डिमांड आई, क्योंकि हम सब घर में थोड़ा सा डर गए, तो सोशल वर्कर की फील्ड के लोगों ने आगे आके हेल्प करा हमें। मशीन लर्निंग है, आपने टेक्नोलॉजी में देखा कि मशीन लर्निंग है, एआई है, रोबोटिक्स है, इन सब फील्ड का बहुत हुआ। मीडिया लाइन ने बहुत ग्रो किया, करेक्ट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर हमें मिले, मीडिया लाइन ने बहुत ग्रो किया। एजुकेशन की फील्ड में आप आज कहीं भी हो, आप ऑनलाइन डिजिटली अगर बच्चों को मदद कर सकते हैं, उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। अभी रिसेंटली मैंने एक लड़की को काउंसिल किया, तो उसने ये देखा कि वो जहाँ रहती थी वहां से दूर दूर तक बच्चों को एजुकेशन प्राप्त होना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने अपने दोस्तों की मदद से बच्चों के लिए एक ऐप डेवलप करी, जिसमें वो लोग खुद पढ़ाकर बच्चों को चैप्टर्स प्रोवाइड करते थे, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और एजुकेशन बहुत अच्छी फील्ड है, साइकोलॉजी के लिए बहुत स्कोप आया लोगों के पास, मीडिया की लाइन में फील्ड है, और अब तो बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां भी आर्मी में जा सकती है। तो फील्ड की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हमारे लिए ओपन खुद। बस सबसे चीज इंपॉर्टेंट ये देखनी है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार करें। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया इसको। चैतन्य सर, आपके पास आता हूँ। जिस तरह से आज इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो हर इस सेक्टर में काफी बदलाव हो रहे हैं, बहुत ब्रॉड लेवल देखा जा रहा है, और नए नए डेवलपमेंट लगातार होंगे। ऐसी स्थिति में जब कोई स्टूडेंट्स ये तय करता है कि उसे इंजीनियरिंग ही करनी है, या फिर कोई स्टूडेंट्स ये तय करता है कि इंजीनियरिंग उसके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, तो उस लिहाज से आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे कि उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए इंजीनियरिंग को एक करियर के रूप में चुनने के लिए? पहले मुझे ये मैं यह बताना चाहता हूँ कि जैसे मैम बोली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड देयर पैशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक सवाल उधर पूछना चाहता हूँ कि दिस ईयर वी हैड ऑलमोस्ट लाइक 15 लाख स्टूडेंट्स राइटिंग जेई। ऐसे सोचो कि ये सभी 1 लाख स्टूडेंट्स जो जेई एडवांस लिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम वांट टू डू कंप्यूटर साइंस। 4 साल के बाद क्या होगा? 4 साल के बाद सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ही होंगे। कहाँ जाएंगे वो लोग? सो दे हैव टू थिंक फॉर द नेक्स्ट 5 years और 10 years टाइम। दैट इज द फर्स्ट थिंग। कंप्यूटर साइंस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हूँ। आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 15 to 16 years of teaching experience in computer science. But let me tell you that computer science is not the end of the story. And people, who are in career counseling, just like what ma'am said, there are a lot of other opportunities. If you look at it, is not just computer science. ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अभी बढ़ रहा है देश में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखो, इलेक्ट्रिकल कार्स आ रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता ही जा रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी ये देखो कि 5G आ रहा है। सो 4 साल 5 साल पहले देयर वाज नो 4G। अभी तो 4G पे चल रहा है। एंड वी आर हियरिंग द न्यूज दैट सूनर और लेटर ये IoT और 5G कम्युनिकेशन वो बढ़ता ही जाएगा। एंड वी सी दैट डिवाइसेस लाइक अलेक्सा और स्मार्ट वॉचेस, उसका इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है। So it is not just computer science, it is also communication, it is also power electronics, or it is also communication and computer science, it is also mechanical engineering. लेकिन एक बात तो सही है कि कंप्यूटर साइंस का एप्लीकेशन सभी डोमेन में अभी चालू है। If you look at even if you look at commerce, blockchain आ रहा है, blockchain. So we used to have cash. Then we moved to ATM. Then now we are using mobile app. अभी उससे भी वो भी बदल जाएगा थोड़ी देर बाद कि we will see that there is a digital or cryptocurrency. So technology is encroaching all the domains.
and we have to find out our passion. उसके साथ टेक्नोलॉजी भी चाहिए. So along with your passion, you have to choose a branch after exploring, because that is why we have this kind of career webinar sessions, and the students have lot of opportunities to explore. क्योंकि if you have a mobile आपके पास है, तो जो कुछ भी दुनिया में है वो सब it is there in your fingertips because of Google. तो छात्रों को ये करना है कि they have to do some online research. चाहे वो whether it is 11th standard or 12th standard, all the students now very well know on how to use internet, because 2 साल पहले we used to ban using of laptops and mobile. Now we are asking them to use mobile and laptop because of the teaching and learning going online. तो digitization सभी जगह हो गया. खाना चाहिए तो Zomato है, Swiggy है, so they know well, they are very smart. Then why can't they find out the information from the internet? तो ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए कि और इसके साथ ये भी होना चाहिए कि they have to be aware of how the technology is growing. लेकिन क्योंकि एक बात तो है कि अभी डॉक्टर्स के बजाय what I would say is even robots are doing the operations which doctors used to do. So engineering is there in medical field also. So what will happen? Automation will happen, and the human beings will be replaced with machines. जो अभी टोल प्लाजा पे चल रहा है वही होगा सभी जगह. So that is what my ultimate thing is. Students have to explore. They have to explore which all are the career opportunities for the science student, and if they're specific on engineering, मेरे ख्याल में सभी ब्रांचों का एक छोटा सा रिपोर्ट बना दिया तो बहुत अच्छा होगा, because they will understand what all subjects they need to learn. करिकुलम कैसे होगा, क्रेडिट्स कैसे होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कैसे होगा, वो सभी के बारे में पढ़ना है. And now the CBSE is also changing their evaluation pattern. So and one important thing is, when you go for engineering, mathematics is going to be very, very important. When you talk about machine learning, when you talk about deep learning, when you talk about artificial intelligence, robotics, sabhi mein mathematics hai. So mathematics is very, very important. And let me tell you, the technology, the entire technology will run with the help of mathematics. And one more thing, 21st century skills में सबसे top problem solving है, problem solving or critical thinking. So if you want to combine both, you need to understand mathematics very well and analyze the situation very well. So precisely what I'm saying is, instead of jumping into computer science, you have to explore what all other branches have to offer in terms of career, and then based on your passion, you choose. That's all, Vishesh. Thank you. Yeah, thank you. बहुत अच्छा आपने कॉम्बिनेशन बताया मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग का. निश्चित ही अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप इंजीनियरिंग को एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं. अगर आप इंजीनियरिंग पहले से ही तय कर लिया है तो अपनी मैथमेटिक्स पर ध्यान देना होगा शुरू से ही कहीं ना कहीं. सारिका मैम, आपके पास आते हैं. जैसे बहुत ऑप्शंस हो गए, बहुत सी ब्रांचेस हो गई. पहले बहुत ट्रेडिशनल था कि 2-4 ब्रांचेस होती थी, इंजीनियरिंग उसी में की जाती थी. अब स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज है. तो जो इंजीनियरिंग के तैयारी कर रहे हैं या उनका एंट्रेंस एग्जाम देना, उनको ऐसे में अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए किस बात पर फोकस करना चाहिए अपने आप पर? जैसा पूजा मैम और चैतन्य सर ने भी कहा कि कंप्यूटर साइंस ही दुनिया की शुरुआत नहीं है और यही अंत भी नहीं है. तो दुनिया उसके आगे भी है, और आपको थ्रू आउट द डे एंड नाइट यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, तो आपको ऐसा लगने लगा होगा शायद कि कंप्यूटर साइंस ही एक मात्र फील्ड बचा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अभी जो रिसेंट आपकी क्राइसिस आई है, कोल क्राइसिस जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस, ग्रिड फेलियर का जो डर है, तो ये सब कहीं हमें इम्पोर्टेंस दिखा रही है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कंप्यूटर्स, देयर आर अदर फील्ड्स एज वेल. जैसे एनर्जी के एरिया में हम बात करें तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. फिर आप इंडस्ट्री 4.0 की तरफ हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं. सम ऑफ द कंट्रीज हैव ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड और वी आर आल्सो ऑन द सेम पाथ. तो सबके लिए भी आपको कोर ब्रांचेस को आप ओवरलुक नहीं कर सकते. मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर आपका जो
डिजिटाइजेशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है, उसमें आपको IoT का नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी जो इंटरफेसिंग है, जो लाइन आपकी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो रही है, तो यू नीड टू हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपोजर। तो व्हाट आई से कि कंप्यूटर साइंस के जो अलाइड फील्ड्स अभी जो जनरेट हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, पर आपको कोर कॉम्पिटेंस, जो आपकी कोर ब्रांचेस का स्कोप खत्म नहीं हुआ है। मैं स्ट्रांगली यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप इफ़ यू टॉक अबाउट रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। आप यदि आपको उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, तभी आप उस ब्रांच में आगे कुछ अच्छा नया कर पाएंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कोर ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, एंड देयर आर स्कोप फॉर, जैसा भी मैम ने भी कहा, पूजा मैम ने भी, कि मेडिकल के फील्ड में बहुत स्कोप है। जैसे अभी हमें रिसेंट 2 years में तो इसकी इंपॉर्टेंस और समझ में आ गई कि वेंटिलेटर्स हैं, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग। तो ये सिर्फ कंप्यूटर से ही डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप अपना एक्सप्लोर करिए, जैसे चैतन्य सर ने कहा कि एक्सप्लोर करिए व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस। इस एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोप है। अभी 2 years में हमने देखा कि बाकी सेक्टर्स आपके इंडस्ट्री के अफेक्टेड थे, पर एग्रीकल्चर फील्ड वाज गोइंग वेरी गुड। तो उस एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में ऑटोमेशन का अच्छा स्कोप है, उसमें रिसेंट आप टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द गुड फील्ड। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मेडिकल, और आपके ये सारे ब्रांचेस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अदर देन कंप्यूटर साइंस। और आई सजेस्ट कि आप एक्सप्लोर करें डिफरेंट ऑप्शंस को। अपॉर्चुनिटीज आर डेफिनेटली इनफाइनाइट, ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन एवरी सेक्टर। और बिल्कुल ये फैक्ट है कि एक रैट रेस में मत पड़िए कि कंप्यूटर साइंस इज द ओनली ऑप्शन। आफ्टर 4 years, आफ्टर 5 years, व्हाट्स गोइंग टू बी द सीन? जब आपको अभी आपकी लास्ट ईयर है MSME की डेफिनेशन रीडिफाइन हुई है, तो उसमें स्कोप, नए लेवरेजेस हैं, नई सब्सिडीज हैं, नए स्कोप हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट आपका कब हो पाएगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही होगा। और इंडस्ट्री डजंट रिक्वायर कंप्यूटर साइंस ओनली, इट रिक्वायर्स ऑल काइंड ऑफ ब्रांचेस। So we need to have technically sound people, technically skilled people, जो इन सभी को efficiency के साथ, high productivity के साथ carry on कर सकें। So definitely there is a good future for other branches as well. थैंक यू सरका मैम। पूजा मैम, मैं फिर से आपके पास आता हूँ। जब इंजीनियरिंग के सिलेक्शन की बात आती है तो हम लोग की सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक ट्रेंड को फॉलो करना आदत बन गई है। तो स्टूडेंट्स भी अक्सर क्या करते हैं कि जो इंजीनियरिंग में ट्रेंड चल रहा होता है उसको फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेंड को फॉलो करना सही है या फिर इंडिविजुअल स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? चैतन्य बहुत है, और हम बच्चों को जरूर बोलते हैं कि अपनी स्किल्स पर, अपने एप्टीट्यूड पर, अपने इंटरेस्ट पर, इन सब पर भी ध्यान दीजिए। और जैसे चैतन्य सर ने मेंशन किया, अपनी पैशन को जरूर देखिए। हमारी सोसाइटी में ये चलन चलता आ रहा है कि अगर मेरा फ्रेंड कर रहा है तो अरे इस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है, मैं भी करूंगा। या सोसाइटी की तरफ से कोई प्रेशर है, या पेरेंटल प्रेशर है, या पीयर प्रेशर है, या फिर हम एक लाइन में सब चल रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो हम सब भी कंप्यूटर साइंस करते चले जा रहे हैं। कोई मैकेनिकल कर रहा है तो हम सब मैकेनिकल करते चले। बट हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां फर्क है, वैसे यही मैं बोलती हूँ कि हर इंडिविजुअल फर्क है। तो अपने एप्टीट्यूड, अपने इंटरेस्ट, अपने टैलेंट, अपने पैशन खुद को पहचाने, उसके बाद ये डिसाइड करें कि मुझे करना क्या है। तो आप अपनी स्किल्स को पहचाने। मे भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, पर आपको लगा कि नहीं, ट्रेंड इस समय कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में, मैं इंजीनियरिंग करूंगा। बट क्या पता आप उतने टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो जितने स्ट्रांग आप लिखने में हो। तो हर बच्चे को ये कहा जाता है कि आप खुद को पहचानो और अपने टैलेंट पे वर्क करो। जब आप अपने टैलेंट और पैशन पे काम करोगे तो आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल होगे, आप किसी भी फील्ड में जाओ। तो ट्रेंड को फॉलो करने से पहले आप स्वयं की जानकारी करो और फिर डिसीजन लो, और अपने पैशन को फॉलो करो। अच्छा, जो पैशन के पहचानने की बात आई, जब एक पेरेंट को अपने बच्चे का पैशन पहचानना हो या बच्चे को पहचानना हो, तो क्या सही उम्र और क्या सही क्लास होता है जिस समय उसको कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि हाँ, मुझे इस करियर चुनना चाहिए? कहीं ऐसा होता है कि हाई स्कूल करने के बाद अचानक से लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है,
क्या उसकी शुरुआत पहले से ही नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल विशेष, बिल्कुल पहले से करनी चाहिए। मैं अपनी पर्सनल राय में ये बोलती हूँ सबको कि ये सारा कुछ हमको पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स क्लास 9th से देखते चले जाना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे उस स्टेज पर डेवलप कर रहा है अपने आप को, कई सारी चीजों में इंटरेस्ट शो कर रहा है, जैसे राइटिंग में हो सकता है, साइंस ओलंपियाड में हो सकता है, पोइट्री में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। तो आप उसके पैटर्न को फॉलो करो, फिर 10th में देखो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और अकॉर्डिंगली उसको राइट सब्जेक्ट चॉइस करवाओ। राइट सब्जेक्ट चॉइस उसके 11th में हो, जिस समय कि हम 10th में देख ले कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, अकॉर्डिंगली मैंने उस अकॉर्डिंगली उसको गाइड किया कि आप ये सब्जेक्ट लो, क्योंकि बेटा आप उस चीज में पैशनेट हो और ये आपके लिए बेटर सब्जेक्ट स्ट्रीम रहेगी। और फिर अकॉर्डिंगली इसी फील्ड में इन्हीं सब्जेक्ट्स में ग्रो करने लगो, प्लस अपनी हॉबीज पर काम करो, अपने टैलेंट्स पर काम करो। अराउंड साइड फिर हम आगे ऑप्शन देखेंगे कि आप 12th के बाद क्या क्या 12th के टाइम में कि आप क्या क्या अच्छा कर सकते हो और अकॉर्डिंगली उन फील्ड्स में मूव करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बच्चा अच्छा है, वो बोल लेता है, वो बोल बहुत अच्छा लेता है, लिख बहुत अच्छा लेता है, तो हमने उसको फॉलो किया कि उसके स्कूल में पोएम्स छपती है, इंग्लिश टीचर उसकी तारीफ करती है, तो हमने बोला कि बेटा तुम इसी लाइन में वर्क करना शुरू करो। तो उसने आगे सब्जेक्ट चॉइस ली। भाई राइटिंग की फील्ड में आपको कोई सब्जेक्ट चॉइस की जरूरत नहीं होती, आपको बहुत अच्छा लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो बच्चे ने उसी अकॉर्डिंगली अपनी सब्जेक्ट चॉइस करी, अपने मनपसंद सब्जेक्ट लेकर, लाइक इंग्लिश लिया, साइकोलॉजी लिया, आगे मूव करना शुरू किया। अकॉर्डिंगली 12th के बाद हमने उसको बताया कि बेटा तुम मीडिया लाइन से स्टार्ट कर सकते हो या लिबरल आर्ट्स में जाकर अपने सब्जेक्ट या अपनी स्किल को और इम्प्रूव कर सकते हो। तो हर बच्चे को ये कहा जाता है कि आप अपने एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, स्किल्स और एस्पिरेशन को अकॉर्डिंगली चेक करके आप डिसीजन लो। थैंक यू मैम। चैतन्य सर, जब एक स्टूडेंट्स मन में ख्वाब सजाता है कि उसे इंजीनियर बनना है, तो उसके पास सिर्फ ख्वाब होता है, लेकिन उसको एक सक्सेसफुल इंजीनियर एक कॉलेज बनाता है, एक इंस्टीट्यूशन बनाता है। तो ऐसे समय सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसका कॉलेज कैसा हो, कॉलेज का सिलेक्शन कैसा हो। तो यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसको डिस्क्राइब करिए, चूंकि आप खुद चेयरमैन एडमिशन है, तो एक स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने कॉलेज के सिलेक्शन के समय? पहले बात यह है कि 4 साल के बाद क्या चाहते हैं ये छात्र? Are they willing to do some kind of higher education, or if they are looking for placements? So we have to find out initially what these students are looking for. क्योंकि एक बात ये है कि अगर फीस ज़्यादा है तो they will go for educational loan and they will have to repay. So for that they need something called as placements. तो सबसे बड़ी बात ये है कि if they are able to find a good college with very good placements, वही है पहला क्राइटेरिया। लेकिन प्लेसमेंट्स मिलने के लिए क्या चाहिए? They need skills, and whether the college or the university has got a placement cell to train the children. And if you need to have these students skill चाहिए तो करिकुलम अच्छा होना चाहिए, करिकुलम इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि 4 साल के बाद if the students go to the industry, whether they will be able to maintain the job. कभी तो ये काम मिलना तो आसान होता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? Whether they will be able to maintain that same level or at least climb up to the ladder. So for that they need the skill to learn by themselves. क्योंकि 5 साल के पहले जो टेक्नोलॉजी था अभी वो कुछ भी नहीं है, पूरा बदल गया। एंड अभी ये देखो कि टीचर्स भी ऑनलाइन पे सिखा रहे हैं, and they can never say that I don't know Google Meet, I don't know Zoom, I don't know Teams. No, it is not possible. They have to do it. In fact, I had to do it. So how do you adapt to a situation? वो skill बढ़िया skill है, adapting to a situation, adapting to the changes in the technology. That skill, they need to have that skill. So one is placements, second is the curriculum of the institution, third is faculty. If the faculty are good enough, see, I am not saying that 100% we will not get a college with 100% very good faculty. No, ऐसे नहीं होगा, दुनिया में कहीं भी नहीं है।
because you are talking about something like 1,000, 10,000 students, and you cannot satisfy all the students. So what you need is, if you have an average, above average faculty, so that college will be really good. And we can always try to move out of the state. I'm not saying that they all of them should come to Amrita. ऐसे नहीं बोलता हूँ. Because I am chairman of admissions at Amrita, I'm not saying that. At least they can move from current state to some other state, that they will have a cultural diversity. Cultural diversity is very important now, because when they go to the industry, they will find that people are there from different parts of the country. And we don't know, there may be people from abroad also. So to get that cultural diversity, engineering students, I would suggest they should come out of the shell. वो स्टेट में से बाहर आके दूसरा स्टेट में पढ़ के गए तो they will find it very, very easy to accommodate with the industrial environment. So one important thing is placements. Second thing is the curriculum. Third thing is the faculty, and maybe we can add ranking, NIR of a ranking. But I will not say that you can judge this institution with help of ranking, because I know a lot of colleges doing very good, maybe with lower fees, but with very good placements. So again, I would say students will have to prepare a short report with option 1, option 2, option 3. वैसे कर दिया तो, even if you are not getting the first option, they can go for the second option. First important thing is the branch. You decide about the branch first, then go for the best institution for that branch. ये दोनों combination बहुत important है. So they have to choose it based on the placements, because anyway they will have to go for a job. And in case if the student is interested in going abroad, you can find out from the institution website on how many collaborations these people have, this university have. In that case, what I can do, I can join for BTech and do MS abroad in a university referred by this institution. So ये सब 4 या 5 points हैं. One is the placements, second is the curriculum, third is the faculty, fourth is the ranking, and fifth is the international collaboration. ये अभी जो पैंडेमिक चला गया पिछले 2 साल में, स्टूडेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग अब्रॉड, लेकिन अभी जो बढ़ रहा है वो उसकी संख्या बढ़ रही है. So students can even think of getting scholarship. So putting all together, these 5 points are very important, and it is really one important thing we have to mention here is that even if there is everything, you have everything, you have very good faculty, you have very good curriculum, you have very good placements, and you have very good international collaborations, the students will have to work hard and smart to make sure that they are getting good placements. So Pooja ji, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि how do you see a student can take a psychometric test, right? So how is it possible for a student to analyze which is the best career by looking at the psychometric test? So sir, Chaitanya ji, fact is with psychometric tests we do lot of different things. We don't only trust on psychometric things, because psychometric test के संग ये ऐसा होता है कि कई बार आप करेक्ट एनवायरनमेंट में नहीं थे, कभी आपके पास प्रेशर था या आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कई सारे फैक्टर्स को मिलाकर हम टेस्ट करते हैं. जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसके अलावा एक इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन है, इसके अलावा हम बच्चे की क्लास परफॉर्मेंस को देखते हैं, इसके अलावा हम उनसे पूछते हैं कि what are your strengths, what are your weaknesses, what are your qualities, what do you do in free timing, what is your goal. तो ऐसे पर्सनल सवाल लेने के बाद हम बच्चे को फाइनली ओवरऑल एज अ पर्सन जज करके देखते हैं कि हाँ, लुकिंग एट दिस पैरामीटर्स, आप फ्री टाइम में आज तक क्या एंजॉय करते हो करना, आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपके गोल्स क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में क्या सोचते हो, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है. तो इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर हम बच्चे को एक होलिस्टिकली गाइड करते हैं कि बेटा ये तुम्हारे लिए करियर ऑप्शंस अच्छे हैं, क्योंकि लुकिंग एट योर स्किल्स, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, coming up all 3 plus your class performance, these are the career options which will be very good for you. Now you need to explore, क्योंकि बेटा ये यहाँ पर नहीं खत्म होता, क्योंकि इसके बारे में आपको आइडिया नहीं था. Now you read about it, research more on it, see what is good for you, and then let's come up and discuss, because this is about you,
प्लस आपके पेरेंट्स का ओपिनियन। कई बार ऐसा होता है कि आप करियर चॉइस ऐसी करते हो जिससे अब्रॉड जाना है, बच्चा बहुत चाहता है लेकिन पेरेंटल पॉकेट नहीं सपोर्ट करती, तो वी नीड टू टेक आउट ऑप्शंस। जैसे आपने हमें सजेस्ट किया कि यू कैन टेक सम सेमेस्टर्स अब्रॉड, या आप समर प्रोग्राम्स के लिए बाहर जा सकते हो। तो ऐसे आप प्रोग्राम्स को सेट करते हो कि जो बच्चे की चॉइस पे भी हो और प्लस बच्चे की इच्छा भी हो दोनों करने की। ठीक है, धन्यवाद पूजा जी। विशेष, यू कैन कैरी ऑन। चेतन सर, एक सवाल आपके लिए आया है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कंप्यूटर साइंस में ही रहा और आप प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के हैं। तो साक्षी गुप्ता कहते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन वो कुछ स्पेशल करना चाहती हैं। तो इस कंप्यूटर साइंस में किस तरह के स्पेशलाइजेशन है जिससे उनको करियर की अच्छी ग्रोथ मिले? तो मेरे ख्याल में अभी जो कंप्यूटर साइंस का बूम जो है वो एआई में है। एआई है, मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है। क्योंकि डीप लर्निंग जो आएगा अभी, व्हेन वी हैव इलेक्ट्रिक द कार्स कमिंग अप विदाउट ड्राइवर्स, बिना ड्राइवर्स, वी हैव नाउ द करंटली द रिसर्च इज गोइंग ऑन द ड्राइवरलेस कार्स। तो उसमें इमेजेस का ये एनालिसिस आएगा। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि व्हेन दे जॉइन फॉर कंप्यूटर साइंस, they let them choose an institution which have different elective courses. What is an elective course? I'll give a short example. A curriculum with more electives, for let us say in the 3rd year or 4th year of computer science, they can turn towards cyber security, or they can turn towards image processing, or they can specialize on data science and analysis, or they can specialize on AI. So once the student have chosen computer science as their engineering branch, my suggestion is to decide the specialization in the end of 3rd year or at least in the beginning of the 4th year. Because abhi jo curriculum jo hai pura universities mein, I think almost all the top universities have lot of flexible curriculum. What flexible means is that you have 10 subjects and you need to choose only 4. So I can choose those subjects based on my interest, and I will know it at the end of the 3rd year or at least in the beginning of the 4th year. So based on that they have to choose, because as I said, today AI is booming. Tomorrow it may be stagnant. See, that is what I have seen now. I know that suppose if the friends need to communicate, we never use email anymore. 10 साल पहले ईमेल था, अभी ईमेल नहीं है। ईमेल इज ओनली फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बाकी पूरा व्हाट्सएप पे चल रहा है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम या मैसेंजर उस पे चल रहा है। सो टेक्नोलॉजी विल कीप चेंजिंग, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कंप्यूटर साइंस इज नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. Computer science is much more than that. So healthcare will have computer science, biotechnology will have computer science, chemistry will have computer science, so cyber security will have computer science. So computer science is not just development of software. Computer science is applying the concept, applying the ideas in different fields. So they have to understand about different fields also. And one more example, I'll end by one more example. Suppose if a doctor wants to run a robot, the person who developed the robot needs to understand about biology, needs to understand about the human anatomy. So that is how the students have to think of. That is why the new education policy is talking about multidisciplinary projects. That is very important in the next 5 years time. Thank you, Vishesh. Thank you, sir. सारिका मैम, अगला सवाल आपसे। हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में काफी चेंजेस की बात कर रहे हैं, काफी चेंजेस आ गए हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी चेंजेस और भी आएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में जहां आप बड़े चेंजेस देखती हैं कि बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा सवाल है। जैसा हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो मेजर चेंजेस आया है वो द वे वी मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे 3D प्रिंटिंग के थ्रू बहुत चेंजेस आए हैं, डिजिटाइजेशन के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू, रोबोटिक्स ने बहुत चेंजेस लाए हैं। तो आई वुड से कि द वे वी मैन्युफैक्चर इट हैज़ बीन चेंज कम्प्लीटली, इट इज ड्रास्टिकली चेंज।
और दूसरा एक बड़ा चेंज जो आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंक्लूजन से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर रिप्लेसिंग आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल्स वेरी सून। तो उस फील्ड में दोनों आपकी जो एक तरीके से एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हो गई कि जैसे आपका जैसे उबर और आपके ओला आए तो उन्होंने टैक्सी बिजनेसेस को वैनिश कर दिया, तो उसी तरीके से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो आपके जो कन्वेंशनल ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड जो जॉब्स थे या उससे रिलेटेड प्रोडक्शन था उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, क्योंकि इंजन इज नो मोर। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गए, चार्जिंग सर्किट आ गए, चार्जिंग स्टेशंस आ गए, तो एक नया फील्ड डेवलप हो रहा है कि चार्जिंग स्टेशंस का भी क्राइटेरियन है कि कितने मीटर्स पे, कितने किलोमीटर्स पे रेपिटेटिव स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए। इसका एक दूसरा इन्फ्लुएंस होगा, आपका ग्रिड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब फिर से एक क्वेश्चन अराइज हो गया अभी करंट सिचुएशन देख के कि एक तरफ तो हम कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ दे विल रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम उसको कोप अप कर पाएगा, क्या ग्रिड पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर सकें। हमें यदि और पावर प्लांट्स थर्मल बेस्ड प्लांट करने पड़े तो दे विल फर्दर प्रोड्यूस पोल्यूशन। तो क्या पॉइंट है कि हमको एक तरफ तो हम पोल्यूशन कम करने के इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम और थर्मल पावर स्टेशन डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चेंज लाने वाला है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे सर ने भी कहा था कि अगेन चार्जिंग सर्किट्स में आपको डिफरेंट कन्वर्टर्स लगेंगे, तो उसके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बच्चों को अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सो फर्दर अभी आपने देखा होगा कि अब प्राइवेट एविएशन इंडस्ट्री है, एरोस्पेस बेस्ड कंपनीज हैं, ब्लू ओरिजिन है, स्पेस एक्स है, रियलिटी है, रियलिटी स्पेस। तो ये सब कंपनीज आपको इफ यू वांट टू मूव टू मार्स, आपको ट्रेवल करके आना है तो प्राइवेटली जा सकते हैं। तो ये सारे इतने ड्रास्टिकली चेंज एंड व्हाट एटमॉस्फेयर है, डाइवर्सिफाइड फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है, तो इसको एक्सप्लोर करने का समय है। और आई वुड से कि मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है इंडस्ट्री में। ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन का जो इंक्लूजन हुआ है, ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन का सिस्टम हुआ है, मशीन टू मशीन, M2M इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, IoT है। तो ये साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ऑल सच थिंग्स आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट विच इज हाईली टेक्नोलॉजिकल। तो जो हम सर्वे, यदि डिफरेंट सर्वेस देखते हैं तो आज जो करंट सिचुएशन है कि क्या हम ऐसे बिजनेस फाइंड कर सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व ना हो, तो अभी तो हमें फिर भी कुछ बिजनेस मिलेंगे, पर इफ यू टॉक अबाउट आफ्टर 5 और 10 years तो वी वोंट फाइंड एनी बिजनेस जहां पर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व ना हो। ई कॉमर्स इज एवरीवेयर। फिर आपका दूसरा एक और फील्ड आता है कि आप जो करंट जो अभी हम स्कूल गोइंग किड्स की बात करें, अभी जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें अभी अपने सबसे ज्यादा फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग करने पे जोर देना चाहिए। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपके बिल्कुल फंडामेंटल जितने कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आपको फ्यूचर में उतनी ज्यादा आप उतना अच्छा कर पाएंगे। वेदर इट इज अबाउट मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड वेरी मच इन इंजीनियरिंग एज वेल एज फिजिक्स का आपका डिफरेंट, वेदर इट इज आपका डिफरेंट उसके ऑप्टिक्स की बात करें, मैकेनिक्स की बात करें, यू नीड ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑल सच टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे तैयार करेंगे, आपको ब्रांच चूज करने में भी हेल्प करेंगे। और दूसरा ये था कि यदि आपने कोई, जैसे अभी एक क्वेश्चन मैंने देखा था स्टूडेंट का कि यदि हमने एक कंप्यूटर साइंस बाय किसी रीजन से चूज कर लिया है और अब आई एम नॉट वेरी मच इनटू इट, तो उसके लिए ये है कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। जैसे अभी इस 2 सालों में डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ओपन हुए हैं, ओपन सोर्सेज कोर्सेज हैं, इंटर्नशिप्स हैं, तो आप बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स कर सकते हैं। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना होराइजन बढ़ा सकते हैं। इफ यू आर इन कंप्यूटर साइंस स्टिल यू वांट टू एक्सप्लोर द अदर फील्ड्स, इट्स देयर। जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है, मैकेट्रॉनिक्स है, IoT में आप IoT इज देयर इन कंप्यूटर साइंस, इन इलेक्ट्रिकल, इन मैकेनिकल, एवरीवेयर। तो यू कैन, बस आपको व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आपको डीप
नॉलेज होना चाहिए, जो फर्दर जो हम ग्रेजुअली परफेक्शन की तरफ या एक्सपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं, सुपरफिशियल नॉलेज नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए आपको जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स आप जरूर देखिए, जो ब्रांच आप चूज करते हैं उसका नॉलेज गेन करने के साथ आपको एड ऑन कोर्सेज करने चाहिए जो आपके ब्रांच बेस्ड स्किल्स को आपको इंडस्ट्री में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। इंडस्ट्री 4.0 की जो प्रैक्टिसेस चल रही है उसमें आपको डेफिनेटली एड ऑन करेंगे ऑल सच कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम, जैसा हम सिनेरियो देख रहे हैं कि वेदर यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, आपको बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल्स जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए। इट्स नॉट सो कि द ओनली कंप्यूटर साइंस पीपल आर डूइंग कोडिंग, everybody has to do a bit of coding in all kind of engineering. So आप उससे you can't be away from it कि I don't like computation or I don't like programming. It's not so. ये एक basic skills है जो सबको आनी चाहिए अब। थैंक यू सारिका मैम। जो फ्यूचर इंजीनियरिंग में आने वाले चेंजेस है उसको उनको आपने प्रेजेंट में ही उस पूरे सिनेरियो को बता दिया बहुत खूबसूरती के साथ। थैंक यू। पूजा मैम आपके पास आता हूँ। जो पैंडेमिक आया उसने स्टडी से लेकर जॉब का पैटर्न सब कुछ बदल दिया। जिन चीजों की कल्पना हम 5 साल बाद कर रहे थे वो हमारे पास अभी आ गई, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो या हमारी जॉब में हो। तो अगर डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, ऐसे कहीं ऐसा नहीं लगता कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी वो रफ्तार नहीं बदल पाई है, क्या बदली है? और इसी में जुड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैंडेमिक ने जॉब मार्केट के रिक्वायर्ड स्किल है और टेक्निकल एजुकेशन के बीच की दूरी बढ़ा दी है? विशेष अगर बहुत ध्यान से देखें तो दूरी ना बढ़ाकर उसने हमें उसकी इम्पोर्टेंस सिखा दी है। हमें ये बोला जाता है अब कि आपको टेक्निकली साउंड होना जरूरी हो गया। जैसे कि चैतन्य सर ने बोला कि अब हमारे में से कोई बीच में से ये नहीं बोल सकता कि मुझे गूगल मीट नहीं आता या मुझे जूम नहीं आता। हमें उस चीज को सोचना चाहिए। और यही बात एग्जैक्टली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोली कि 2023-24 तक एटलीस्ट 54% लोगों को अपस्किल होना पड़ेगा। जो स्किल्स आपके पास थी वो इस करंट टाइम के लिए ठीक थी, लेकिन पोस्ट पैंडेमिक आपको अपने आप को रीस्किल करके और नई स्किल्स को लाना होगा। जैसे पहले टीचर क्लास में चॉक एंड टॉक करती थी, लेकिन अब हर टीचर को डिजिटली साउंड होना जरूरी है। तो मैं ये बोलूंगी कि टेक्नोलॉजी ने गैप बढ़ाया नहीं है, हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझा दी है। तो अब मैं ये बोलती हूँ कि जैसे मैम ने भी बोला, सारिका मैम ने भी कहा कि नई नई स्पेशलाइजेशन है, नई चीजें हैं, स्किल्स है, वैल्यू आ गई है कोर्सेज में आप डिजिटाइजेशन के थ्रू। तो हमारा भी ये कहना है कि उन स्किल्स को पिकअप करिए जो कि आपकी बेसिक रेगुलर लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस रखता है। जी मैम, चैतन्य सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो 4 साल का कोर्स होता है इंजीनियरिंग करते हैं लोग, तो इस इंजीनियरिंग के दौरान सिर्फ कोर्स पर अपने ब्रांच पर स्टडी करते हैं। सिर्फ ब्रांच पर स्टडी करने से ही एक सफल इंजीनियर एक अच्छे जॉब के हकदार हो जाते हैं, या इस 4 साल में अपनी पर्सनालिटी पर डेवलपमेंट करना चाहिए, कुछ स्किल को डेवलपमेंट करना चाहिए? तो किस तरह के स्किल्स पर काम करना चाहिए एक स्टूडेंट को इन 4 सालों में? तो सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि ऑल आर टॉकिंग अबाउट द 21st सेंचुरी स्किल्स। पहला जो स्टेप है या स्किल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज, एज आई अगेन टोल्ड, आई एम सेइंग इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सी लेट मी गिव ए स्मॉल एग्जांपल। पिछले साल में जो सीबीएसई का परीक्षा चलाई, तो कैसे चलाए प्रिंसिपल्स ने? For example, principal had to see to it that there are enough sanitizers available. Principals had to make sure that there is enough social distancing. Principals had to make sure that the transportation is safe and secure transportation. And till 2019, no principal used to do that, right? So that is the skill of solving a problem. And if you think that a principal or educator is solving such a problem, just imagine what is expected from an engineer. So they have to think critically. What is critical thinking? If they take up a solution, if they give a solution, whether it will succeed or not, and if it is succeeding, how can they make sure that it is not creating any harm? जब लॉकडाउन में हमने क्या देखा कि पुलिस सभी सर्विलेंस कैसे चला रहे थे ड्रोन के साथ। They had the drone.
So that problem of surveillance was solved with the help of a drone. लेकिन drone is again a breach of privacy. We don't know where drones will go. So that is the side of critical thinking. So you have a problem solution for a problem, but there has to be critical thinking. तीसरी बात यह है कि team management. I'm a very good team player. Can I work with 10 people together? I have my own ideas, but am I ready to work with a team of 10 people? इंडस्ट्री में चले गए तो क्या होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे और प्रोजेक्ट में मे बी 10 or 12 or 15 people will be there, and am I ready to work with those people? So team management is really good, really important. The fourth or fifth is something called as digital literacy. अभी जो हमने देखा कि ये कोरोना का इन्फेक्शन, वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मैप में डिपिक्ट कर रहे हैं. So you have something called as infographics. So the digital literacy is very important for anybody to understand the data with the help of a map. So before 4 years or 5 years, what we used to do, you have a table, Excel table, and you have a lot of numbers. तो आप क्या करेंगे, आप सॉर्ट करेंगे उसमें. You will sort it and find out where is more, where is less, etc. But now you have everything as a map. It is called as something called as infographics. So understanding the data with the help of a picture, understanding the data with the help of visualization, we call it as visualization. That is something called as data literacy or digital literacy. Another skill you need to have is again adapting to a situation. जैसे शारिका मैम ने बोला कि how you interact with a machine, how do you interact with human beings with the help of a machine. So all these things will be very, very important when you step out from a college after engineering. And final thing is how you collaborate with people. Suppose I'm sitting here in Kerala, you both are sitting somewhere in the north. So what happens is you will have to make sure that we are able to collaborate. So an engineer, when he comes out of the college, it is not just getting a placement, but he has to have all the skills. And with all the skills, he will be able to deliver something or solve a problem with the help of very good solution, very good technology, so that it will be helpful for the people and the society as a whole. So I'll just point down, one is problem solving, other is critical thinking, third is team skills, team management skills, team working skills, fourth is collaboration, data and digital literacy, etc. So I'm sure that Pooja and Sharika ma'am will have some add-ons. Thank you, Vishesh. पूजा मैम, आप इसमें भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yes, along with this, अब मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, which is very important. जैसे सर ने बोला डिजिटल के अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स. Fully agree with you. हम सब कुछ को, हमको सारी नॉलेज है. आई एम वेरी टेक्निकली साउंड, बट हाउ विल आई इंटरप्रेट? मुझे क्लास में सबके साथ बोलने में डर लगता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नॉट टेक्नोलॉजिकली, देखो तो मैं इस समय एक स्क्रीन से इंटरैक्ट कर रही हूँ. So important is communication skills. So students develop communication skills, which is very important and it's everlasting skill जो आपको हमेशा जरूरत है. ये वाकई बहुत अच्छा सवाल था और इसमें अच्छे जुड़े तथ्य थे. सारिका मैम, आपसे भी चाहूंगा कि अगर आप भी कुछ इसमें ऐड करना चाहें, क्योंकि ये पूरे 4 साल की जो पढ़ाई नहीं है बल्कि खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है. Creativity, one of the aspects, is very much required. Creativity होनी चाहिए. आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच सकें, इनोवेटिव सोच सकें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 3 E's हैं आपके. वन इज एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो आप फ्यूचर में हो सकता है एम्प्लॉय बनना चाहें, एम्प्लॉयर बनना चाहें, या फिर किसी भी तरीके के इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर बोथ द कंडीशंस. तो आपको 5 C's होने चाहिए. वन इज क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल knowledge or computational intelligence, और आपका communication, collaboration. If you have got these skills,
definitely you will be able to achieve 3 E's. थैंक यू। आप तीनों लोगों ने जो क्वालिटीज बताई हैं एक स्टूडेंट्स के अंदर जो डेवलप करनी चाहिए, बहुत काम आने वाली हैं, और निश्चित ही हम इन उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स इन पर बहुत ध्यान देंगे। चैतन्य सर, अगला सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आज बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दुनिया में इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है, तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? अभी तैयार तो होना ही चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी बदल गई। And I'm sure that even in India itself, students can find out very good colleges with very good faculty, with very good curriculum and very good placements. But one thing is, see, engineering though as a, it is not just by reading. It has to come through the experience. तो मेरे राय में ये होना चाहिए कि जो 4 साल जो है, it is not just learning but applying whatever they have learned. And जैसे सारिका मैम ने बताया कि वो innovation and creativity, they have to keep thinking how you solve a problem with the help of AI. And now that you have everything in the internet, you just search in YouTube, you will find a lot of videos. You go to any website like Coursera or Udemy or Udacity or Upgrad, you'll have a lot of free online courses. तो वो पढ़ लें। So that is an add-on in terms of curriculum, and you try to make sure that you are able to apply the concepts learned. Then it becomes innovation. Then you will find out a problem, and even in the innovation you will be able to find out issues, you solve it, and that becomes creativity. And that is the fundamental objective or idea of the role of an engineer, because nothing will come once in a blue moon. It will never happen. हमको ये सोचना चाहिए। So you use those 4 years. जैसे मैम ने सही बताया कि even the aviation industry will be open for private players very soon, and the students will have a lot of opportunities. So that is very, very critical, very, very important that whatever they are learning, they have to try it out. And now they have a lot of competitions going on. सरकार से भी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से है, स्टेट गवर्नमेंट से है, and private universities are there who are hosting different type of competitions, project based competitions. उसमें participate करें, then you have the understanding. And as Pooja said, you understand your strength and weakness when you participate in a competition, and then you try to overcome that through that 4 years time, because you have faculty, you have resources available. So that is how you evolve. So ultimately at the end of the 4th year, you are able to solve certain problems, or you are able to learn the concept of problem solving, apply the concepts, and then become a very good engineer for the industry. जैसे आपने भी चैलेंज की बात की, फैकल्टी की बात की, तो इसको आप एक इंस्टीट्यूशन के चैलेंज के रूप में भी देखते हैं कि अच्छी फैकल्टी एक चैलेंज बन जाएगा ऐसी स्थिति में? अच्छी फैकल्टी तो चैलेंजिंग ही है, क्योंकि एक सही बात बताना चाहता हूं कि अभी जो सिनेरियो है, इंडस्ट्री इज पेइंग वेरी मच मोर देन यूनिवर्सिटीज पे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स विल गो टू इंडस्ट्री ओनली, दे डोंट वांट टू बी अ टीचर, एंड नाउ द स्टूडेंट्स आर मच मोर स्मार्टर, सो द टीचर विल ओनली बिकम अ फैसिलिटेटर, सो दैट फैसिलिटेशन इज मच मोर इनफ। सारिका मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रेंड की और पैशन की। कई बार होता है कि हम ट्रेंड के पीछे भागते हैं और पैशन छोड़ देते हैं, जो भी सही नहीं है, लेकिन कई बार हमारा पैशन ऐसा होता है जिसका हमें फ्यूचर नहीं दिखता है। तो ऐसे में ट्रेंड और पैशन के बीच में जो बैलेंस है, वो कैसे बनाया जा सकता है एक स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपकी पैशन क्या है और आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपके जो ए, बी और सी स्किल्स हैं, तो सी स्किल्स जो है वो ए नहीं बन पाएंगी, तो जो बी है उसको ए करिए और ए को A+ करिए, व्हाट आई सजेस्ट। तो फाइंड आउट कि आपकी बेस्ट स्किल्स क्या है, उसके ऊपर वर्क करिए, उसी फील्ड को चूज करिए। और ट्रेंड्स का ये है कि जैसे इफ आई टॉक अबाउट द करंट ट्रेंड कि अभी AI का अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, डेटा साइंस की है, बिग डेटा एनालिटिक्स की है, तो आप उस गैप को
करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ 4 years भी फिल कर सकते हैं. जैसे आपने इफ यू आर पैशनेट अबाउट ऑटोमोबाइल्स और अबाउट प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और आपने मैकेनिकल लिया तो स्टिल आप मैकेनिकल लेके इंडस्ट्री सेंट्रिक जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे कोर्सेज हैं आपके सॉलिड वर्क्स है, प्रोई है एंड लॉट अदर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो लर्न कर सकते हैं. IoT लर्न कर सकते हैं, ऑटोमेशन जैसे PLC SCADA लर्न कर सकते हैं. तो इससे आपका एक आप इंडस्ट्री रेडी हो जाएंगे, हाई एंड स्किल्स आपके पास होगा तो एब्जॉर्प्शन आपका इजी होगा. जॉब इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल हु आर क्वाइट वेल ट्रेन्ड. तो मेरा तो यही कहना है कि आप इसके बीच में कहीं ना कहीं एक आपको बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा पैशन और आपके करंट ट्रेंड्स के बीच में. आप गैप डेफिनेटली फिल कर सकते हैं बाय डूइंग एड ऑन कोर्सेज या फिर आपके जैसे सर ने भी कहा है कि इलेक्टिव्स जैसे इंडस्ट्री डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज एज वेल, एड ऑन कोर्सेज एज वेल. तो आप उनमें से राइट कॉम्बिनेशन चूज करके अपना लेवल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. दूसरा ये था कि आप यू कैन डू लाइव प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट फील्ड्स के लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं ऑनलाइन. तो अभी प्लेटफॉर्म्स अभी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर. तो आप कर सकते हैं. जैसे AICT का ही एक है NEAT करके, तो नीट के थ्रू भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंटर्नशिप्स की, पेड इंटर्नशिप्स भी हैं. तो दैट कैन गैप कैन ऑलवेज बी फिल्ड. आपको एक फोकस्ड रहना है. अभी हम जो जिस एरा में है वो बिल्कुल बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है. कहीं ना कहीं आपको उसको नैरो डाउन भी करना पड़ेगा कि चूज करके, ये नहीं कि मैंने 2 दिन एक स्किल सेट सीखा उसको हाफ वे छोड़ा फिर दूसरा पकड़ा, ऐसा नहीं है. यू हैव टू स्टिक टू वन फील्ड और उसी में डीपर एंड डीपर एंड डीपर जाते जाइए. तो दैट्स माय सजेशन. थैंक यू मैम. पूजा मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि बदलती जरूरतों के बीच एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को आप सजेस्ट क्या करेंगे कि खुद को करंट जॉब के मार्केट के अनुसार एम्प्लॉयबल बना सके वो? जैसे सारिका जी ने भी बोला और चैतन्य जी ने भी बोला कि आप ऑनलाइन कोर्सेज से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंटर्नशिप से. तो एक्चुअली में मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि बच्चों आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इंटर्नशिप के रूप में. इंटर्नशाला जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आप ही लोगों के लिए बनी हुई है. यू नो सबसे इम्पोर्टेंट है एक कोर्स को पढ़ना. ठीक है, आप एक कोर्स कर रहे हो, पर इम्पोर्टेंट है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को समझना. यू नो जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं समझ पाओगे, डू लॉट ऑफ इंटर्नशिप. Second, write to the professor. They would love to have you as a research. Go for research projects. Research projects जब आप करोगे ना तब आप उसकी बारीकी को समझोगे जो आप पढ़ रहे हो. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा आपको. तीसरा है, देखिए सभी यूनिवर्सिटीज अब्रॉड हो और इंडिया में भी कुछ आपको समर और विंटर प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं. तो अगर आप दायरे के बाहर जाकर समर और विंटर प्रोग्राम्स लेते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के संग, तो आपको एक आपकी नॉलेज में भी इम्प्रूव होगा और आपकी प्रोजेक्ट स्किल्स में भी इम्प्रूव होगा और आपकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा. जैसे अभी आपने देखा पैंडेमिक में ऑक्सफोर्ड ने अपने कोर्सेज ऑफर किए थे, कैम्ब्रिज ने अपने बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थे. बस जो सारिका जी ने कहा बिल्कुल सही, आप उसको नैरो डाउन करके अपनी चॉइस के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को चूज करिए, जिससे कि एक सेम प्रोग्राम मत करिए क्योंकि आप वो चीज ऑलरेडी सीख रहे हो, पर उससे कुछ बेटर लो जिससे कि आपकी स्किल्स इंप्रूव हो और आपकी नॉलेज और इंप्रूव हो. तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो गया, समर प्रोग्राम्स हो गए, इंटर्नशिप्स हो गया. ऑब्वियसली ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत सारे जैसे कॉर्सेरा, यूडेमी, एडेक्स, इस पे टॉप की अब्रॉड यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज फ्री ऑनलाइन कोर्सेज दे रही है. सो यू नो अवेल, देयर इज लॉट ऑफ नॉलेज और इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड कर सकते हो और फ्यूचर रेडी भी हो सकते हो. थैंक यू मैम. चेतन सर, जैसे पूजा जी ने कहा अभी रिसर्च और प्रोजेक्ट की बात, तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? रिसर्च और प्रोजेक्ट कितना मैटर करता है किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए? सी ये जो बात है कि अभी इवन इंडस्ट्री में रिसर्च चल रहा है, सो बिकॉज इनोवेशन नीड्स रिसर्च. तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है तो रिसर्च होना ही चाहिए. वेदर इट इज लो रिसर्च और हाई रिसर्च, there is very much importance for a student who is looking for a bright future, because the reason is ये 5G कैसे आ गया, ये AI कैसे आ गया, it's all output of research only, without which nothing can happen. So research is very important part.
and you can do research only with the help of live projects. So what the students should try is to get into live projects through the institution or otherwise, because I'm sure that I know very good students who just applied to companies like Cisco. वहां से कॉल लेटर आ गई and they joined internship 6 महीने था between third year and fourth year, and at the end of the fourth year they confirmed the job based on the performance. So it is like, you know, exploring the opportunities. So it is not just in 12th standard, even in engineering, after engineering or just before the closing of the engineering, they have to start exploring. They have to keep exploring till you settle down, till you are satisfied with, okay, whatever I'm getting is I'm okay with that. Till that you have to keep exploring. So that is one of the important things when you talk about engineering career. It will never stop with college. And those who are looking to take a degree abroad, or they want to go abroad, naturally they have to go for research. And the foreign universities will definitely demand for a proper project report with having some kind of a research as the part of the project. So if you are looking for a bright career, it is not getting into Infosys or CTS or any company, but if you are looking for a very bright career, fruitful career, you have to have a research oriented mindset, and it is possible for you to cultivate that mindset during this 4 years time. So that is my take on it. थैंक यू सर. चलते चलते सारिका मैम, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट्स को अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस करना हो कि उसके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा, कौन सी इंजीनियरिंग अच्छी रहेगी, तो कैसे वो पता कर सकता है कि उसको क्या करना चाहिए? ये जैसे उस सब्जेक्ट्स में उसका जो इंटरेस्ट, जैसे कंप्यूटर्स में उसको काफ़ी इंटरेस्ट है, जैसे राइट फ्रॉम द स्कूलिंग अभी कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, पाइथन लैंग्वेज दे आर लर्निंग. सो इफ यू हैव गॉट गुड कंप्यूटेशनल स्किल्स, तो वो तो एक मस्ट है इंजीनियरिंग में जाने के लिए. अपार्ट फ्रॉम इट, आप इट्स नॉट सो कि आप बायोलॉजी लेके आप इंजीनियर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है. बायोटेक्नोलॉजी इज वन फील्ड, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग इज वन फील्ड जहाँ आप इवन बायो और मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन से भी आप आगे बढ़ सकते हैं. तो आपका हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो कन्वेंशनल नहीं है. तो देयर इज नो हार्म. जैसे हम NEP 2020 की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो इसमें ये लाइन सारी ब्लर होने वाली है बिल्कुल. अब मतलब अपार्ट फ्रॉम, आप ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स या PCM लेके ही आप इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है. वो तो अभी भी आप, देयर आर सम ऑफ द स्ट्रीम. तो आपको अभी सिर्फ जोर देना चाहिए अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने पर. उसमें भी फिर आपके जो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड आप एक्सप्लोर करिए, डिफरेंट सेशंस अटेंड करिए इस तरीके के, जैसे आप आज के वेबिनार में भी आपको जो इन्फॉर्मेशंस मिली हैं, देयर में भी अदर प्रोग्राम्स एज वेल. यू कैन फाइंड आउट द प्रॉपर वेरियस सॉल्यूशंस और आप उसको एक्सप्लोर करें. डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जैसे अब आपको जैसे इफ यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट समथिंग वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ थिंग, इनोवेटिव फील्ड है आपका, तो यू कैन be entrepreneur rather than no need to be in the field of you can have your own venture as well, you can have your own startup. Very supportive policies are there, so it's up to you. Opportunities are infinite. Fundamentals strong करना important है. फिर आपके पास अभी आपके if you are in schooling days, इस opportunities को best utilize करिए. And once you are into engineering, whatever branch you choose, उसके साथ अपना स्पेक्ट्रम, अपना होराइजन ब्रॉड रखिए. बी रेडी, बी फ्लेक्सिबल, सो दैट यू कैन अडेप्टिव रहना पड़ेगा आपको. यू कैन नॉट बी रिजिड कि हम एक फील्ड चूज किए हैं, आई कैन नॉट डेविएट. यू हैव टू बी रेडी टू मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द करंट इंडस्ट्री नीड्स. थैंक यू मैम. मैं तीनों ही पैनलिस्ट का थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से सभी एक्सपर्ट ने हमारे व्यूवर्स और स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के फ्यूचर और कंप्यूटर साइंस के अलावा भी अन्य करियर ऑप्शन के बारे में बताया, वो निश्चित सभी के लिए हेल्पफुल होगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी व्यूवर्स के मन में करियर को लेकर जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे.
अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें भेजिए, हम अपने एक्सपर्ट के जरिए आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं करियर कोड के अगले वेबिनार में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।